गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। रोज की तरह हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 18, 19 और 20 तारीख का करंट अफेयर। और रोज की तरह सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो क्वार्ट है हमारा, मोटिवेशनल जो क्वार्ट है हमारा, वो है कि किसी की सलाह से केवल हमें रास्ते दिखाई दे सकते हैं। कोई हमें क्या दिखा सकता है? कोई रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी सफलता के लिए खुद क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल हमें अपने मेहनत से मिलती है, दूसरों की मेहनत से नहीं। हमें खुद अपने मंजिल के लिए अपने मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की क्लास पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन को हम लोगों को डिटेल से एंड एनालिसिस करना है। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में सिंधु जल समझौता जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सितंबर 1960 में होता है, भारत ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए इस समझौते को फिर से वर्ल्ड बैंक को बोला है कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार करिए। और इसमें जो भी समझौता किया गया था, भारत उसको फिर से समझौता करना चाहता है उसमें। तो देखते हैं हम लोग कि जो सिंधु जल समझौता होता है वो किन दो देशों के बीच होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये समझौता कब किया गया था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसी पर है आपका, जो सिंधु जल समझौता होता है। आपको पता है जो सिंधु जल समझौता होता है ये जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? नदियों के जल से संबंधित है सिंधु जल समझौता। आपको पता है कि भारत 3 नदी तंत्र के अंतर्गत बटा हुआ है। एंड एक तो होता है नॉर्थ इंडिया का जो आपका नदी तंत्र है भारत में 2 नदी तंत्र हैं। एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और एक भारत में 2 नदी तंत्र है। एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, एक है हिमालयन नदी तंत्र। तो आपसे पूछा जा रहा है सिंधु जल समझौता। और जो सिंधु नदी है ये आपकी आती है हिमालयन नदी तंत्र के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो समझौता है कब किया गया था, ये समझौता कब किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये समझौता हमारे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में और पाकिस्तान के पीएम यूसुफ जी के द्वारा 1960 में कब किया गया था? 1960 में किया गया था, सितंबर 1960 में किया गया था। आपसे अगर पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक कर रही थी। ठीक है, कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक कर रही थी। और वर्ल्ड बैंक आपको पता है ये पूरे विश्व की बैंक है। ये वर्ल्ड बैंक को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक आईआरडी और एक आईबीआरडी। ठीक है, एक आईआरडी और एक आईबीआरडी। तो इसका जो नेतृत्व कर रही थी वो आईबीआरडी कर रही थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक कर रही थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और इससे संबंधित कुछ और जानकारियां। जो सिंधु जल समझौता होता है, सिंधु जल जो ट्रीटी होती है ये किन दो देशों के बीच में होती है? इंडिया एंड पाकिस्तान। किसके बीच में होती है? ये जो समझौता होता है हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। भारत और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके मध्य होता है। इस समझौते में क्या किया गया था तथा ये समझौता कब किया गया था, किस लिए किया गया था, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये जो समझौता है सितंबर 1960 में किया गया था और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भाग ले रहे थे। एंड इस समझौते में प्रधानमंत्री, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। एंड पाकिस्तान की तरफ से कौन भाग ले रहा था? यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? पाकिस्तान की तरफ से भाग ले रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? इस समझौते में जो सीजेआई नदी है, जिसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, सीजेआई। ठीक है,
एंड इससे आप तीनों नदियों के नाम याद कर सकते हो। सी फॉर होता है झेलम नदी, झेलम नदी। सी फॉर होता है चेनाब नदी, ठीक है, सी फॉर चेनाब नदी, जे फॉर झेलम नदी, और आई फॉर इंडस नदी जिसे हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, सिंधु नदी। तो आपके उत्तर भारत में पता है, आपके नॉर्थ इंडिया में जो लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां, यहाँ से 6 नदियां बहती हैं, ठीक है, जो कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और भारत को आरबीएस, भारत को जो पानी मिलता है वो आरबीएस नदी से मिलता है। कौन सी नदी से? आरबीएस। आर फॉर होता है रावी नदी, बी फॉर होता है ब्यास नदी, और एस फॉर होता है सतलज नदी। तो इन नदियों का 80% पानी इस समझौते के अंतर्गत बोला गया था कि इस नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा। और जो ये नदियां हैं, इसका जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और जो 20% पानी बच रहा है वो कौन यूज करेगा? वो भारत यूज करेगा। इस समझौते के अंतर्गत यही बताया गया था कि जो सिंधु जल समझौता है 1960 में किया जाता है, इसके तहत आरबीएस, रावी ब्यास सतलज का 80% पानी भारत यूज करेगा, और चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, इसका जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस नदी तंत्र में जो सिंधु नदी है ये मुख्य नदी है, इसका पानी ज्यादा इसका पानी ज्यादा होने के कारण पाकिस्तान को बहुत अधिक मात्रा में पानी जाता है और भारत को कम पानी मिलता है। इसलिए इस समझौते को पुनर्विचार करने के लिए कौन अभी बोला है? भारत ने बोला कि हम इस समझौते पे क्या करेंगे? फिर से पुनर्विचार करेंगे, ठीक है, इसलिए ये अभी खबरों में आया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सिंधु नदी जल समझौते से जो भी संबंधित जानकारियां थी वो सारी हमने आपको बता दिया है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें से सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि ये समझौता कब किया गया था, किसके किसके बीच में किया गया था, हमारे भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, और इस समझौते को कौन करवा रहा था, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, और कौन कौन सी नदी का पानी भारत लेता है और कौन सी नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है। ये सारे क्वेश्चन अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख सकते हो इसमें 6 नदियां इंक्लूड है। कितनी नदियां? 6 नदी इंक्लूड है। और उसके बाद कौन कौन सी नदी है आपको अभी बताया है। सिंधु नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, और कौन सी नदी है? रावी नदी है, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ सारी नदियों के नाम भी लिखा गया है कि कौन किसका पानी लेगा, ठीक है। तो ये ट्रीटी कब किया गया था? 1960 में किया गया था, है ना। एंड और कौन नेतृत्व कर रहा था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नेतृत्व कर रही थी, जो कि 1960 में किया गया था, ठीक है। हमारी तरफ से कौन भाग ले रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से कौन भाग ले रहे थे? वहां के जो प्रेसिडेंट है यूसुफ जी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसका नाम क्या है? हाँ, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम पूछा जा रहा है कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, ठीक है, जिसके तहत जो कि 2-3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसमें क्या भेजा जाएगा? रोबोट भेजा जाएगा ना, एक रोबोट भेजा जाएगा जो कि एक महिला रोबोट होगी। और इसे कब भेजा जाएगा? अभी हमारे दिसंबर के महीने में भेजा जाएगा। और इसके बाद इसका गगनयान 2 मिशन लॉन्च होगा, फिर 3 लॉन्च होगा, इसी तरीके से। एंड हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे इस मिशन हम लोग मैन मून मिशन की तरफ पहुंचेंगे, है ना। किस मिशन की तरफ? मैन मून मिशन, जिसके अंतर्गत हम लोग एंड आदमी को कहां पर भेजेंगे? चंद्रमा पर भेजेंगे। लेकिन इसके पहले क्या हम इसके पहले जो मिशन भेज रहे हैं, क्या उसमें आदमी को भेजेंगे? तो नहीं, इसमें हम लोग आदमी को नहीं भेजेंगे, इसमें हम लोग किसे भेजेंगे? रोबोट को भेजेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था इस रोबोट का नाम है व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र नाम है। और ये एक महिला रोबोट है और ये वहां पर जाएगी। क्या ये चंद्रमा पे जाएगी? तो नहीं, चंद्रमा पे नहीं जाएगी, ये ऑर्बिटर मिशन होगा, ठीक है। ये अंतरिक्ष में जाएगी और सारी जानकारी हमें प्रदान करेगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा, इसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है, आपको बताना है चंद्रयान मिशन है या मंगलयान मिशन है या विक्रम मिशन है या गगनयान मिशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान मिशन एक ऑर्बिटर मिशन था, लैंडर मिशन था। चंद्रयान मिशन को भी हमने 2-3 भागों में विभाजित करके पढ़ा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और 4 को भी हमारी कैबिनेट ने क्या बोल दिया है कि हम लोग क्या करेंगे? 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो चंद्रयान मिशन तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई आदमी बैठ के नहीं गया है, ना ही अभी आने वाले टाइम में जाने वाला है।
तो जो मिशन है वो है गगनयान मिशन। ठीक है, कौन सा मिशन है? गगनयान मिशन, जो कि अभी दिसंबर महीने में, कब जाएगा? दिसंबर महीने में जाएगा, दिसंबर 2024 तक इसका एक मिशन भेजा जाएगा, जिसके तहत ये रोबोट महिला भेजी जाएगी। ठीक है, कहां पर भेजी जाएगी? अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। और इसके बाद आने वाले टाइम में लगभग 2040 तक, कब तक? 2040 तक हम लोग क्या करेंगे? इसी गगनयान मिशन के तहत हम लोग मनुष्य को, इसे मनुष्य को हम लोग कहां पर भेजेंगे? चंद्रमा पर भेजेंगे। इसी तरीके से अभी हाल में कुछ जो मिशन हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर हमारी सरकार ने बोला है कि हमारा जो इसरो है वो क्या करेगा? अभी 2-3 मिशन और लॉन्च करेगा। ठीक है, पहला जो मिशन है हमारा जो इसरो है वो कब तक, ठीक है, कब तक अपने भारत का, है ना, खुद का, कब तक खुद का ISS बना लेगा। ISS क्या है? खुद का ISS बना लेगा। ISS क्या है? ISS आपको पता होना चाहिए कि 1998 में 5 देश मिलके, कितने देश मिलके? 5 देश मिलके इस ISS का निर्माण करते हैं। ISS का निर्माण करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, और ये 5 देश मिलकर बनाए थे। कौन कौन बनाया था? रसिया, अमेरिका, कनाडा और जो EU है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 1998 में ISS का निर्माण करते हैं। ये एक प्रकार का हमारे पृथ्वी के लो ऑर्बिट में घूमने वाला, एंड सपोज दैट ये क्या है? एक 6 कमरे का बेड है। मान लो क्या है? 6 कमरे वाला, एक कमरे वाला क्या है? एक आपका यान है, जो कि हमारे पृथ्वी के लो ऑर्बिट में घूम रहा है ना, जिसमें ये लोग बैठ के क्या करते हैं? अंतरिक्ष में एंड परीक्षण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, और उस जानकारी को हमारी पृथ्वी तक भेजते हैं कि अंतरिक्ष में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है। इन सब जानकारी को कहां पर भेजती है? हमारे अर्थ पर भेजती है। ठीक है, लेकिन इस पर वही आदमी जाता है जो अमेरिका का हो, रूस का हो, है ना, जिसने बनाया वो अपने आदमी को यहाँ पर भेजते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत की, जो भारतीय मूल की अभी एक महिला भी यहाँ पर गई, जो कि फंसी थी काफी खबरों में, तो उनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स, जो कि यहाँ पर ISS में जाके फंस गई थी, है ना। बोइंग ने भेजा था, लेकिन लाने के टाइम उस वो जो कैप्टन था उसमें थोड़ा खराबी आ जाती है, जिसके कारण उन्हें आने में लेट हो जाता है। तो इसी तरीके का जो ISS है वो सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना अपना ISS बना ले। ठीक है, कब तक दूसरे वाले देश के उस पर जाएंगे। ठीक है, तो जो सभी देश, भारत भी इसी लाइन में लगा हुआ है। अभी ये लोग अमेरिका वगैरह तो सब बना चुके हैं, चाइना भी कुछ आधा भाग ISS का भेज चुका है। ISS का जो आधा भाग भेज चुका है, लगभग 1-2 सालों में चाइना भी पूर्ण तरीके से ISS अपना बना लेगा। लेकिन हम लोग कब तक बनाएंगे? भारत इसको बनाएगा लगभग 2035 तक। कब तक बनाएगा? 2035 तक अपना ISS बना लेगा। और उसके बाद भारत जो गगनयान मिशन भेज रहा है, इसको कब तक भेजेगा? मैन जो मिशन भेजेगा 2040 तक भेजेगा। और हम लोग अभी चंद्रयान जो 4 मिशन है, इसको कब तक लॉन्च करेंगे? चंद्रयान 4 को हमारी मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप लोग चंद्रयान 4 की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? चंद्रयान 4 की तैयारी करो। और ये लगभग मार्च, कब तक भेजा जाएगा? मार्च 2028 तक भेजा जाएगा। ठीक है, कब तक भेजा जाएगा? मार्च 2028 तक। और इसके साथ साथ हमारे इसरो ने एक मिशन की और घोषणा किया, जिसका नाम क्या है? VOM मिशन नाम है। क्या नाम है? VOM। वी से किस प्लेनेट का नाम आता है? वीनस का नाम आता है। वीनस ऑर्बिटर मिशन है ये जाएगा शुक्र की कक्षा में। कहां पर जाएगा? शुक्र की कक्षा में जाएगा, और उस शुक्र के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इन सब चीज का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये मिशन कब तक भेजा जाएगा? इसी चंद्रयान मिशन के तहत ही भेजा जाएगा। ठीक है, इसी चंद्रयान मिशन के टाइम पे ही भेजा जाएगा VOM मिशन। चलिए, आगे सारे डिस्कस हमने कर दिया। इसरो के बारे में आपको पता ही है, इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 में होती है। और कौन करता है? हमारे विक्रम साराभाई जी करते हैं। चलिए आगे, ये रहा चंद्रयान 4 मिशन, और ये कब तक लॉन्च होगा? ये 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बाकी गगनयान मिशन के बारे में हमने सारी डिटेल से जानकारी आपको दे दिया है। हमारी जो कैबिनेट है, इसने VOM मिशन को भी क्या दे दिया है? मंजूरी दे दिया है। और जो गगनयान का मैन मून मिशन होगा, अंतरिक्ष वाला होगा, ये कब तक भेजा जाएगा? 2040 तक भेजा जाएगा। और अभी जो भेजा जा रहा है वो मैन मिशन नहीं है, मैन मून मिशन नहीं है, वो एक मानव रहित अभियान है। ठीक है, मानव रहित मिशन है, जिसमें मानव नहीं रहेगा, जिसमें एक रोबोट रहेगी, है ना।
और जो VOM मिशन है वो शुक्र ग्रह पर जाएगा। कहां पर जाएगा? शुक्र ग्रह पर जाएगा। क्या अभी तक और किसी देशों ने शुक्र ग्रह पर भेजा है मिशन? तो जी हाँ, हमारे भारत ने भी शुक्र ग्रह पर मिशन अपने भेजे हैं, है ना। चले आगे, चलो एंड ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग देख लेना कि जो VOM मिशन जाएगा वो किन किन चीजों का अध्ययन करेगा। तो शुक्र की खोज करेगा, उसके ऑर्बिटर पर सब चीजों का अध्ययन करेगा। और चंद्रयान 4 2028 तक जाएगा। इसमें खर्चा वगैरह कितना लगेगा, सारी डिटेल हमने यहाँ पर लिख लिया। आप लोग घर पे अच्छे से PDF को ओपन करके पढ़ लीजिएगा और बाकी सारी चीजें मैं बता दिया है। और जो ये गगनयान मिशन जाएगा इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 20,193 करोड़ रुपए। कितने लगेगा? 20,000 करोड़ लगभग लग जाएगा, है ना। और इसमें महिला रोबोट जाएगी, है ना, महिला रोबोट जाएगी जिसका नाम क्या है? वो मित्रा नाम है ना। और गगनयान जो फर्स्ट जाएगा ये कब तक जाएगा? दिसंबर 2024 तक जाएगा। इसी तरीके से गगनयान 2 जाएगा, गगनयान 3 जाएगा, है ना। लास्ट में 2040 तक हम लोग मानव को भेजेंगे, है ना। कितने लोगों को भेजेंगे? 4 लोगों को भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे? चंद्रमा की कक्षा पे भेजेंगे, चंद्रमा पे ही भेजेंगे, है ना। चलो एंड आगे हम लोग चलते हैं। ये तो था हमारा इसरो से संबंधित। चलो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका ICC वर्ल्ड कप जो होने वाला है, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में हमारी जो ICC है उसने क्या बोला है कि जो ICC का जो चाहे वो वुमेन वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वुमेन वर्ल्ड कप हो और चाहे मैन वर्ल्ड कप हो, मैन वर्ल्ड कप हो, एंड हम इसमें क्या करते हैं, जो प्राइज देते हैं ना, जो प्राइज देते हैं वो दोनों लोगों को क्या करेंगे? इक्वल देंगे, है ना। क्या देंगे? समान रूप से प्राइज देंगे। अगर आपको $1 लाख मिलता है, पुरुष वर्ल्ड कप के प्लेयर को मिलता है ना, तो महिला वर्ल्ड कप की जो अगर प्लेयर, इनको भी कितना मिलेगा? $1 लाख मिलेगा, है ना। ये किसने घोषणा किया है? ICC ने किया है। किसने किया है? ICC ने किया है। और ICC के बारे में पता है, हाल ही में इसके जो चेयरमैन बनते हैं, कौन बनता है ना, कौन बनता है? हाँ, हाल ही में इसका जो चेयरमैन का चुनाव जो होता है वो जय शाह जीतते हैं। कौन जीतते हैं? जय शाह। ठीक है, जय शाह कौन है? हमारे अमित शाह जी के बेटे हैं, है ना। और ICC के बारे में पता है, ये हमारे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप होते हैं क्रिकेट के, वो कंडक्ट कौन कराता है? ICC कराता है ना। और नेशनल लेवल का जो होता है वो कौन कराता है? BCCI कराता है। कौन कराता है? BCCI कराता है। तो आपको बताना है कि किस वर्ल्ड कप में, एंड ये किस वर्ल्ड कप में ये काम किया गया है जहां महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से क्या दिया जाएगा? पुरस्कार या फिर अवार्ड दिया जाएगा। किस वर्ल्ड कप में किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ICC का वनडे वर्ल्ड कप होना था वो कहां पर होना था? बांग्लादेश में होना था। लेकिन वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होने के कारण ये जो वर्ल्ड कप है वो वहां ना होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। वो एक खाड़ी देश है, ठीक है, वो एक अरब देश है। आपको उस देश का नाम बताना है, एंड उस देश का नाम, एंड वो कहां पर है? एंड उस देश का एक शहर है दुबई, ठीक है। एंड किस देश में है? UAE। किस देश में है? UAE में होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ये वर्ल्ड कप होने वाला है अब यहीं पर होगा। कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और इस वर्ल्ड कप नाम है ICC महिला वर्ल्ड कप। क्या नाम है? ICC महिला वर्ल्ड कप नाम है ना। तो इस वर्ल्ड कप में महिलाओं और पुरुषों को क्या किया जाएगा? समान रूप से अवार्ड की राशि दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा बताओ? $2.3 मिलियन। कितना दिया जाएगा? $2.3 मिलियन, मतलब लगभग एंड 20,64 है ना। 20 कितना होगा? 20.64 लाख। एंड मिलियन डॉलर को क्या करना? अभी 80 से और गुणा कर दोगे, ठीक है। किससे करोगे? जितना भी डॉलर का रेट चल रहा है उससे गुणा कर दोगे तो जितनी राशि बनेगी इतना ही पैसा दिया जाएगा, है ना। किसको दिया जाएगा? महिला वर्ल्ड कप को दिया जाएगा। जो भी महिलाएं खेलेंगी, है ना, जो भी टीम जीतती है उन्हें ये प्राइज दिया जाएगा। और कहां पर ये होने वाला है? कहां पर होने वाला है? ये होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। और ये पहले कहां पर होना था? ये पहले होना था इनके देश में। किसके देश में? जो यहाँ पर दिख रही है शेख हसीना, इन्हीं के देश में होना था। लेकिन ये खुद अपना देश छोड़कर भाग आती है। कहां पर? इंडिया में, है ना। कहां पर भाग आती है? इंडिया में भाग आती है। और ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है, और संयुक्त अरब अमीरात देख लेना कितनी टीमें वगैरह खेलेंगी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड बाकी ICC के बारे में आप लोग जानते हो। ये जो क्वेश्चन है, एंड ये जो क्वेश्चन है, चलो हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, हाल ही में NCB, जिसे क्या बोला जाता है? नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोला जाता है ना। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो जो बोला जाता है, जो कि हमारे इलीगल वर्क पर क्या करता है? नजर रखता है। जैसे आप तस्करी कर रहे हो जानवरों की, ड्रग्स ले रहे हो, गांजा दारू बेच रहे हो ना इलीगल रूप से, विदाउट लाइसेंस के, तो इन सब पे नजर कौन रखता है? NCB रखता है, ठीक है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये क्या करता है, नजर रखता है ना। तो हाल ही में इसके महानिदेशक बनाए गए, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इसके जो महानिदेशक बनाए गए इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीवी सोमनाथ है, हाल ही में अभी हमने बताया था कुछ समय पहले कि जो हमारे कैबिनेट सचिव थे, जो सबसे कम उम्र के थे, उनका नाम राजीव गौबा था, ठीक है। कैबिनेट जो सचिव थे, कैबिनेट जो सचिव थे वो हाल ही में कौन बने हैं, टीवी सोमनाथ बन गए। किसके स्थान पर, राजीव गौबा के स्थान, राजीव गौबा के स्थान पे जो कैबिनेट सचिव बना है, कौन बना है, टीवी सोमनाथ। और उसके बाद जो एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल जो ब्यूरो है, इसका जो महानिदेशक बना है उनका नाम है अनुराग गर्ग। क्या नाम है, अनुराग गर्ग नाम है। और ये 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी है ना, 1984 के बैच के आईपीएस अधिकारी है। आपको पता हो गया कि एनसीबी क्या है और उसके बाद इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब होती है, कब होती है इसकी स्थापना, 1984 के टाइम पे होती है, 1986 के टाइम पे होती है इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर वगैरह पता ही आपको, सारी दिल्ली में होते हैं, नेशनल लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ड्रग तस्करी और उसके बाद जो भी गांजा दारू विदाउट लाइसेंस के बेच रहे हैं, इन सब पर नजर रखना, इस सब पर नजर रखना इसका क्या है, काम है। और हाल ही में इसके जो हेड बनाए गए अनुराग जो गर्ग है, इन्हें ही क्या किया गया है, इसका महानिदेशक बनाया गया है। याद रहेगा। चलिए आगे, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट ये इसका क्या है, लोगो है, देख लेना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये क्या है, इसका लोगो है, सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा हुआ है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ्लैग लॉन्च किया गया, आपको उसका पता होना चाहिए कि उस फ्लैग पर क्या लिखा गया है और ये किस कलर का है, इसका विमोचन किसने किया है, ये सब चीज भी आपको पता ही होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपसे पूछा जा रहा है यूपीआई, यूपीआई डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आपको पता होना चाहिए कि हमारी भारत सरकार 2000 कब करती है इसे लॉन्च, बोलो 2000 यूपीआई को कब लॉन्च करती है, 2011 के टाइम पे करती है, ठीक है, 2011 के टाइम करती है। और जो यूपीआई है ये अब तक कई देशों में चालू भी हो गया, जैसे फ्रांस में चालू हो गया है, मालदीव में चालू हो गया है, अपने भूटान में चल रहा है, ठीक है। तो जो यूपीआई है ये एक पैसे का लेन देन के लिए बहुत ही इजी एक प्रकार से तरीका मान सकते हो, ठीक है। विदाउट कैश के भी आप क्या कर सकते हो, सामान को ले दे सकते हो, है ना। ये एक पेमेंट का बहुत ही अच्छा सिस्टम है और जो दूसरे देश हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इसे अपना रहे हैं और ये काफी सेफ है, ये काफी क्या है, सेफ है। बाकी पेमेंट के सिस्टम के अलावा जैसे आप लोग कैश ले जाते हो तो आपको रास्ते में कोई लूट सकता है, आपका पैसा छीन सकता है, लेकिन विदाउट पैसे के भी आप, विदाउट कैश रख के भी आप क्या कर सकते हो, सामान को खरीद सकते हो, है ना। आप दूसरे देश जाओगे तो आप अपना यूपीआई वहां पर यूज कर सकते हो। कुछ भी लेना जरूरी नहीं कि आप जा रहे हो फ्रेंच जा रहे हो तो यूरो यूज करो, आप यूपीआई में आपके वैलेट में पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। क्योंकि हमारी सरकार, हमारी भारत और फ्रेंच ने क्या किया, फ्रांस की सरकार ने कोलैबोरेट कर लिया कि अब आपका यूपीआई भी यहाँ पर चलेगा, तो आप अपने यूपीआई वैलेट से वहां पर भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 के दशक में जो ट्रांजेक्शन हो रहा था 19-20 के और 2023-24 के दशक में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है। और आपको बता दिया जाए कि एक साल में कितना, एक साल में लगभग यूपीआई, पूरे भारत के यूपीआई में लगभग 200 लाख करोड़, कितने, 200 लाख करोड़ जितना भारत के ऊपर कर्जा है, 199 लाख करोड़ है, लेकिन इसे आप 200 लाख ही करोड़ मानो, ठीक है। जितना भारत के ऊपर कर्जा है, जितना भारत के ऊपर कर्जा है, इतना लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है एक साल में। किससे ट्रांजेक्शन होता है, यूपीआई से। पूरे भारत के लोग जितने भी यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं उसका टोटल वैल्यू कितनी है, 200 लाख करोड़ रुपए लगभग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2023-24 के बीच में इसकी वृद्धि पूछा जा रहा है, तो 10 टाइम वृद्धि हुई है, कितने टाइम, 10 टाइम वृद्धि हुई है। और यूपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसे कौन लॉन्च करता है, इसे कौन लॉन्च करता है, यूपीआई, यूपीआई जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हमारी एनपीसीआई इंटरफेस, जिसे कौन लॉन्च करता है, जिसे कौन बनाता है, इसे बनाता है एनपीसीआई, एनपीसीआई बनाती है हमारी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाती है, जो कि आरबीआई के अंडर में वर्क करती है। किसके अंडर में, हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसी के अंडर में ये लोग क्या करते हैं, वर्क करती है, ये कंपनी इसी के अंडर में वर्क करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है। एंड यूपीआई को कौन बनाता है, एनपीसीआई बनाती है, एनपीसीआई पूरा हैंडल करती है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कब लॉन्च किया गया था, इसे कब लॉन्च किया गया था, 2000 जिसे 2016 के टाइम लॉन्च किया गया था, सॉरी मैंने 11 बताया था ना,
2011-16 में लॉन्च किया गया था, है ना, जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था हमारी, है ना, उर्जित आर पटेल जी की सरकार थी, ठीक है, उस समय पे लॉन्च किया गया था यूपीआई को। ठीक है, चलिए आगे। और आप देख सकते हो कि एक महीने का ट्रांजेक्शन कितना होता है, 1344 करोड़ रुपए एक महीने का ट्रांजेक्शन होता है, और लगभग एक साल का ट्रांजेक्शन कितना होता है, एंड एक महीने का 19 लाख करोड़ और एक साल का लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। और यहाँ पर सारे मंथ का दिया गया, आप देख सकते हो किसका किसका कितना ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आपसे ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यूपीआई के बारे में पूछा जाएगा कि इसे लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। देखो, फ्रांस में लॉन्च हो चुका है, और उसके बाद श्रीलंका में लॉन्च हो चुका है, मॉरिशस में लॉन्च हो चुका है, अभी कुछ जगह पेंडिंग में है। ठीक है, एमओयू पे हस्ताक्षर कर लिया गया है, बाकी वहां की सरकार जैसे ही अनुमति देती है, वहां की संसद, हम लोग एंड वहां पर हमारा यूपीआई लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो, एंड 2016 में इसे लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। चलिए हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड अगला जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। आज की जो क्लास है बस यहीं तक, आज की क्लास आपकी एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन एंड टाइम से आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।